टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भरतपुर से है। कुम्हेर गेट क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से आमजन को लगातार यातायात जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार शाम 6 बजे अति जिला मजिस्ट्रेट शहर राहुल सैनी ने मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया। इसके साथ भरतपुर विकास प्राधिकरण और साथ ही RSRDC नगर निगम तथा यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की प्राथमिकता दी जाए, साथ ही ऐसे मार्गों की पहचान कर उन्हें अस्थायी रूप से चालू करने के निर्देश दिए गए। और साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग भी प्रदान करें। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता पिंकी महावर की मौत की वजह सामने आ गई है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश जैन ने कहा कि पिंकी महावर की मौत हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि पिंकी महावर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, यानी कि सिजेरियन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया था, जिस पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पिंकी महावर को JK लोन से किया गया था शिफ्ट। कोटा मेडिकल कॉलेज में 2 प्रसूताओं की पहले से ही मौत हो चुकी थी। रविवार रात JK लोन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल आई पिंकी महावर की भी मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश जैन ने बताया कि 6 प्रसूताओं को दिक्कत हुई थी, जिनमें किडनी फेलियर के लक्षण थे। पायल की पहले ही मौत हो गई थी। ज्योति की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। दोनों में किडनी फेलियर के लक्षण थे। उस मरीज की स्थिति गंभीर होने पर उसको सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में रात को करीबन 9:30 बजे के आसपास शिफ्ट किया गया। जब वो शिफ्ट हुई तब भी गंभीर स्थिति में थी। उसको आते ही आवश्यक उपचार उसका प्रारंभ किया ICU में लेकर के, लेकिन दुख की बात है कि 12:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हुई। सर, उसके सिम्टम भी वही है क्या जो यहाँ पर आ रहे हैं, या उस चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं उसको? उसके सिम्टम्स को पूरी तरह से उससे जोड़ करके नहीं देख पाएंगे। कुछ मायने में वही सिम्टम है, प्लेटलेट कम हुए थे उसके, लेकिन चूंकि वो पहले से ही गंभीर स्थिति में थी तो इसलिए उसको उससे जोड़ना ठीक नहीं। सर, अभी मतलब कुल आप कितने मरीज अब तक इससे इन्फेक्टेड मान रहे हैं टोटल आपके अनुसार? मैं आपको पूरी तरह से बताऊं तो 4 और 5 तारीख जो NMCH में ये रहा, उसमें कुल 12 प्रोसीजर हुए थे, जिसमें 10 सीजेरियन थे। 10 सीजेरियन में से 6 सीजेरियन सीरियस हुए थे। 6 सीजेरियन में से 1 सीजेरियन जो था पायल करके, उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। वो NMCH में ही थी। उसके पश्चात 5 पेशेंट जो प्रसूताएं थी उनको सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट किया गया। उनमें से एक की मृत्यु ज्योति, उसकी मृत्यु 2 दिन पश्चात सुपर स्पेशलिटी में हुई। जो बची हुई 4 प्रसूताएं हैं वह बिल्कुल अब रिकवरी की फेज़ में हैं। उनमें से 2 प्रसूताएं अब वार्ड में शिफ्ट कर दी गई हैं। एक के यूरिन आने लग गया है, करीबन 2 से 2.5 लीटर उसके यूरिन आया 24 घंटे में। दूसरी जो प्रसूता है उसके बाकी के सारे जो ऑर्गन हैं अब वो ठीक काम कर रहे हैं, और किडनी जो है वो अभी बराबर काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए हम उसको डायलिसिस से सपोर्ट दे रहे हैं। और जैसे भी हमारी टीम जो लगी हुई है वो जब जब उसमें रिक्वायरमेंट समझती है तब तब उसका डायलिसिस किया जाता है। ये कौन से मरीज है सर? नाम जो सुशीला है उसको डायलिसिस की रेगुलर ज़रूरत पड़ रही है, बाकी अदरवाइज़ वो ठीक है। उसको हमने उससे ICU से बाहर ले लिया है। जो बची हुई 2 मरीज़ हैं, एक रागिनी और एक धन्वी। जो रागिनी पेशेंट है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, उसको ओरली खाना पीना चालू कर दिया है, और अब उसका जो यूरिन आउटपुट है वो तो नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको डायलिसिस सपोर्ट दे रहे हैं। अदरवाइज़ वो ठीक है। और जो धन्वी पेशेंट है जिसको बीच में वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था, उसका वेंटिलेटर हट चुका है। कल तक वो NIV पे थी, अभी उसका NIV भी हटा दिया है। अभी वो सिर्फ ऑक्सीजन मास्क पर है और उसमें भी तेज़ी से रिकवरी हो रही है। यद्यपि उसके यूरिन आउटपुट नहीं है
तथापि इसके बाद भी उसका डायलिसिस से मैनेज करके और वो बिल्कुल स्टेबल आज की तारीख में है, लेकिन अभी हम उसको खतरे से बाहर नहीं कह सकते। सर ये जो आरती वाला जो पेशेंट मामला है आपके यहाँ पे आ रहे हैं, उस वार्ड में उनको भर्ती किया जा रहा है, तो क्या माने सर, ये बिल्कुल अलग केस है या ये इसी से जोड़ के देखें सबको? देखिए, जेके लोन में कुल हम देखें कि 8-9 तारीख और तक करीबन 53 एडमिशन हुए थे और एग्जैक्ट फिगर मेरे को देखना पड़ेगा, तकरीबन उसमें से 13-14 सीजेरियन हुए थे या 26 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम। उनमें से 5 सीजेरियन जो थे वो सीरियस हुए। 5 में से जो 2 सीजेरियन थे उसमें पेशेंट हाई रिस्क थी। एक पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो जेके लोन में ही एक्सपायर हुई, और जो दूसरी पेशेंट थी जिसको कल यहाँ पर शिफ्ट किया गया, वो जैसा कि मैंने बताया वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उसको जोड़ना उचित नहीं है। उसके अलावा 2 अन्य पेशेंट हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट हुए, एक आरती और एक पिंकी। तो जो एक्सपायर हुई वो पिंकी महावर थी और ये दूसरी पिंकी है जो अभी हमारे पास में है। ये दोनों में से जो पिंकी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, वो उसको एब्रप्शो प्लेसेंटी था, तो इस तरह के केस में ये संभावना बनती है। दूसरा इसमें देखने में ये आ रहा है कि एब्रप्शो प्लेसेंटी के अलावा जो दूसरी आरती करके पेशेंट है उसमें सिम्टम लगभग सेम है। जो सिम्टम NMCH वाली मरीजों में मिले थे उसमें भी वही सिम्टम है। दोनों पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे हैं। पिंकी का डायलिसिस हमने कर दिया है, जैसे टीम ने जैसा भी उचित समझा उस हिसाब से डायलिसिस किया है उसका। और आरती जो पेशेंट है वो प्रेशर सपोर्ट पे है। अभी टीम अगर निर्णय करेगी उसमें तो उसका डायलिसिस जब भी उनको रिक्वायरमेंट लगेगी वो करेगी। सर कोई कारण अभी तक मतलब आइडेंटिफाई हुआ हो या कुछ जांच जो चल रही है उसको लेके जयपुर से भी कोई कारण अभी तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, पिन पॉइंट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से ये हो रहा है। उसके लिए स्थानीय कमेटी भी लगी हुई है। जयपुर से जो टीम आई है वो भी उसकी जांच कर रही है। हमारा भरसक प्रयास ये है कि कारण हम ढूंढ लें जिससे कि आने वाले समय में ये न हो, उसका निराकरण किया जा सके। सर ऐसे केस कोटा में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के मामले से जुड़ी खबर है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर व निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा आ रहे कोटा अस्पतालों का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों की लेंगे बैठक। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की मौत के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सर्किट हाउस से वो न्यू और साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची हैं, जहां आपको बता दें उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से भी बातचीत की है। उसके साथ ही कोटा में मौजूद जयपुर से भेजी गई टीम के सदस्यों ने भी इस संबंध में जानकारी ली है। अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान हुए प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि अस्पताल के अंदर जाकर स्थिति को देखा गया है। एक मरीज पहले से ही काफी बेहतर है, लेकिन 3 महिला मरीज अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। एक मरीज को वहां पर आपको बता दें कि डायलिसिस की जरूरत है, उसको डायलिसिस दिया जा रहा है। हमारी टीम लगातार महिला मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड है उसमें से एक तो काफी ठीक है, अच्छी स्थिति में है। 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे। इसमें अभी जैसे 2 पेशेंट्स को तो ICU से अब नॉर्मल जनरल वार्ड में भी दे दिया है, उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है। एक को 2-2 दिन में एक बार डायलिसिस की ज़रूरत है। तो जैसे अब 6 में से 2 पेशेंट जनरल वार्ड में चले गए, एक और पेशेंट रिकवर हो गई है। 3 अभी थोड़े से अंडर सुपरविजन है, और जैसे डॉक्टर्स सतत निगरानी भी रख रहे हैं। वहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी पूरे टाइम वहाँ पे देख रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी बेस्ट अटेंशन मिले, जिससे कि उनकी जो भी है पैरामीटर्स जल्दी इम्प्रूव हो जाए। अब हम लोग बैठ करके, जो हमारी जयपुर से भी टीम आई है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है
और यहाँ की टीम के क्या ऑब्जर्वेशन है, किस कारण से हुए हैं, थोड़ा डिटेल में भी एक बार उनसे बात करेंगे। को लेके कुछ थोड़ा बहुत भी जानकारी मिल देखो अभी अंदर तो पेशेंट्स है, अभी तो पेशेंट्स की क्या स्थिति है वो देखिए, कॉजेज वगैरह अभी नीचे चल के सभी लोगों से बात करेंगे। मुझे नए बेस की दवाई भी ऐसी जो मरीजों को लगाई गई ऐसी बातें र्यूमर्स जो है वो अभी डिटेल में कि कौन सी दवाई गई है, कहाँ कहाँ पे गई है, इस अस्पताल में कितनी आई है, किसी और अस्पताल में कितनी गई है, किन किन पेशेंट्स को गई है, उनके क्या रिएक्शन हुए हैं, वो पूरे में डिटेल में अभी बैठ करके बातचीत करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के सुखवाड़ा, हसमतगंज, वजीरगंज, गणपत खेड़ा सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों ने बिला नाम भूमि पर प्रस्तावित माइनिंग लीज का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण मोहनलाल धाकर ने बताया है कि संबंधित करीब 300 से 400 बीघा बला नाम भूमि पहाड़ी क्षेत्र से स्थित है, जहां तालाब, तलाई, एनीकट और साथ ही वाटरशेड योजना के लिए तहत ट्रेंच निर्माण एवं बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है। प्रशासन शोभलाल धाकर ने बताया है कि प्रशासक ने बताया कि बड़ी संख्या में खेजड़ी और साथ ही बबूल सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद है और साथ ही माइनिंग लीज जारी होने की स्थिति में हजारों पेड़ों की कटाई होगी। साथ ही खनन कार्य से उड़ने वाली धूल मिट्टी का असर भी आसपास की कृषि भूमि एवं फसलों पर पड़ेगा, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो पशु चरने के लिए काम में आती है। वाटर शेड में वहाँ एनीकट बने हुए हैं, तालाब तलाइयाँ बने हुए हैं, उनको माइनिंग विभाग में दे करके गाँव में स्थिति खराब करना चाहती है, जबकि वहाँ किसी प्रकार की पूर्व में माइनिंग नहीं चल रही है। इसलिए हम सभी गांव वाले, हमारे यहाँ गांव सुखवाड़ा में भी, सुखवाड़ा, हसमतगंज, वजीरगंज, गणपत खेड़ा और पसदेवड़ा के बीच में 300-400 बीघा पहाड़ी क्षेत्र है। उसमें हमारे 5-7 गाँवों के पशु चरते हैं, आवारा गायें भी वहाँ चरती है। तो अभी माइनिंग विभाग ने वहाँ 20 खाने 4-4 हेक्टेयर की प्रस्तावित करके राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि भाई यहाँ नीलामी की जाए, और वो किसी कारण से रुकी हुई है। तो हमें पता लगा और हम तुरंत गांव वाले इकट्ठे होकर के जिला कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी सहायता करें और हमारे जो वो चारागाह क्षेत्र है उसको बचाया जाए। क्या नाम है आपका? शोभालाल धाकर, प्रशासक ग्राम पंचायत सुखवाड़ा से। लगातार माइनिंग की जो भूमि है उस पे उसके लिए यहाँ पर खिलाफत की जा रही है, क्या है मामला? मामला ये है कि अभी 7-8 दिन पहले पता चला था कि माइनिंग वाले वहाँ आए और वहाँ घूम फिर के देख रहे, और वो माइनिंग में ज़मीन, पूरी ज़मीन 400 बीघे के करीब ज़मीन को माइनिंग में दी जा रही है। तो फिर ग्राम पंचायत 25 तारीख को ग्राम सभा हुई थी, उसमें भी पूरे गांव वालों ने वहाँ आके विरोध जताया और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिया गया कि इस खनन विभाग को रोका जाए और इसमें पूरा गांव इसके लिए तैयार है। तो आज हम सभी गांव वाले यहाँ कलेक्टर मैडम को इसका ज्ञापन देने आए कि इस खनन विभाग को इसे रोकी जाएगी। भूमि का मामला करीब 400 बीघा गोचर है, लेकिन वहाँ सभी गाँव 4-5 गाँव के पशु चलते हैं, पास में चरनोट भूमि है, पंचफल भी है। कोटा के पौष इलाकों में शामिल तलवंडी वार्ड 71 के सेक्टर 3 में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केडीए की लापरवाही के चलते वर्षों पुरानी सीवरेज लाइनें बदहाल स्थिति में दिखाई दे रही हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वहीं कई स्थानों पर सीवरेज का पानी नालियों में भरकर सड़कों पर बह रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब गंदा पानी घरों तक वापस आने लगता है। इसके कारण लोगों के घरों की पाइपलाइनें भी बार बार चौक हो जाती हैं। जमीनी हालात पर बात करें तो पुरानी सीवरेज लाइनें जर्जर अवस्था में देखी गई हैं और साथ ही चैम्बरों में गंदगी और साथ ही मलबे का अंबार देखा जा रहा। घरों की पाइपलाइनें बार बार जाम हैं। बारिश में जलभराव की गंभीर समस्या, आने वाले समय में होगी परेशानी। सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। लोगों का आरोप है कि सीवरेज परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सही मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। कार ने बाइक सवार वृद्ध को लिया चपेट में। बाइक सवार वृद्ध कुपाराम की हुई है मौत। एम्बुलेंस की सहायता से वृद्ध को लाया गया है सोजत ट्रामा सेंटर। सूचना पर सोजत थाने के एएसआई बीजाराम में जाब्ता पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस ने ब्रज और साथ ही ब्रेजा कार व बाइक को रखवाया है सोजत थाने में।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रसूताओं की मौत पर भड़के प्रहलाद गुंजल। कल बड़े आंदोलन का ऐलान। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मंगलवार को अपने श्रीनाथपुरम स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि अस्पताल में लगातार महिलाओं की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यू मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं और साथ ही मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, अगर प्रसूताओं की मौत का सिलसिला नहीं रुका और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। माइलेज एजेंडा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रातः 10 बजे अग्रसेन धर्मशाला कोटिया भील की प्रतिमा के पास रंगबाड़ी इकट्ठा होंगे और मेडिकल कॉलेज के गेट पर जाकर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे कि इस गूंगी बहरी सरकार की नींद, ऐसा लग रहा है कि कोई संवेदना नहीं, मर गए, कुंभकर्ण की नींद में सो रही है सरकार। कुछ जिंदगियों को इतना बड़ा दंश मिल गया। एक बच्ची जब जब अपना जन्मदिन मनाएगी, वो जितने साल की होगी उतनी उसकी माँ की पुण्यतिथि मनाएगी कि मैं इतनी अभागी कि मैं इस संसार में आई और साथ में मेरी माँ चली गई। और यह यूं ही नहीं हुआ, इस निकम्मे शासन की लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से कुछ जिंदगियों के साथ ये दंश जुड़ गया पूरे जीवन भर का। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें करीब 5 किलो 882 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। कार्रवाई मथुरा गेट थाना क्षेत्र के गुलाल कुंडा इलाके में की गई है। और साथ ही एसआई होतम सिंह ने बताया है कि मथुरा गेट थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गुलाल कुंडी निवासी बाबू सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति लबाना सिख और साथ ही अवैध मादक पदार्थ लेकर आया हुआ है। एसआई होतम सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 किलो 882 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। सूचना मिली थी कि गुलाल कुंड में बाबू सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति लवाड़ा सिख अवैध मादक पदार्थ लेके आया है। इस सूचना पर मौके पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की गई। इसमें डोडा पोस्ट 5 किलो 882 ग्राम बरामद किया है। वह मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम बाबू सिंह को उससे पूछताछ जारी है। आपका नाम सर? गौतम सिंह, सब इंस्पेक्टर थाना मथुरा गेट। बालोतरा जिले के समदड़ी में चोरों ने पुलिस थाने को ही बनाया निशाना। आपको बता दें जब्त डंपर से 4 स्टेपनी टायर चोरी और साथ ही समदड़ी पुलिस थाने में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त कर थाना परिसर में खड़े किए गए डंपर से चोर देर रात 4 स्टेपनी टायर चोरी कर ले गए हैं और साथ ही घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा किया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में चोरों ने पुलिस थाने को ही निशाना बना दिया है और डंपर में लगे 4 स्टेपनी टायर खोलकर फरार हो गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि चोरी की ये वारदात थाना परिसर के भीतर हुई है, जहां सामान्यतः सुरक्षा व्यवस्था कड़ी मानी जाती है। घटना सामने आने के बाद आमजन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सोजा क्षेत्र के खोखरा गांव के सोमवार रात्रि में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत परिसर में हुए इस चौपाल में अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की प्रमुख पेयजल समस्या के समाधान की मांग उठाई है, जिस पर अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में विकास अधिकारी और साथ ही अन्य लोग भी वहां पर, विकास अधिकारी नेमा राम सीरवी और सभी लोग वहां पर मौजूद रहे थे। कार्यक्रम का संचालन खोखरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक शिव मंगल सिंह राठौड़ ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि महावीर सिंह चारण और साथ ही चंपा नाथ और पटवारी सपना गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। खबर जोधपुर से है, जहां सूर्य नगरी जोधपुर का स्थापना दिवस मंगलवार को पूरे उत्साह उल्लास और गौरव के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, शहर के ऐतिहासिक स्थानों पार्वती प्रमुख चौराहों पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर की पहचान माने जाने वाले मेहरानगढ़ किले की विशेष रोशनी और साथ ही आकर्षक सजावट से सजाया गया। शाम होते ही किला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचे हैं। और साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और साथ ही युवा कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई जगह पर मिठाइयां बांटी गई तथा लोगों को एक दूसरे को स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी गई। स्कूल और साथ ही विद्यालयों में भी विद्यार्थियों ने जोधपुर के इतिहास और गौरवशाली विरासत को आधारित प्रस्तुतियां दी हैं। अलवर जिले के समीप तिजारा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, पालपुर रोड पर एक सूखे कुएं में रोती हुई नवजात बच्ची मिली है। स्थानीय लोगों ने साहस कर बच्ची को सकुशल बाहर निकाला है। आपको बता दें, नवजात बच्ची मिली थी और राहगीरों ने कुएं में रोने की आवाज सुनी। झांकने पर उन्होंने एक नवजात बच्ची को पड़ा देखा। तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने रस्सियों और साथ ही अन्य सामाजिक सामग्री जुटाकर एक युवक को कुएं में उतारा है और युवक ने बच्ची को तौलियों में लपेटकर अपने गले में बांधकर उसे ऊपर ले आया है और साथ ही बाहर लाकर देखा गया तो बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। राहगीर चल रहे थे वहाँ पे, रोड पे चालू रोड है तो उस पर चल रहे थे। जो भी कोई आ रहा था वहीं रुक रहा था। तो जैसे ही वहाँ पे शोर हुआ कि भाई कुएं के अंदर बच्चा है, कुएं के अंदर बच्चा है, तो हम भी वहाँ पहुँचे। तो हम रस्सा लेकर के आए तो उसमें एक बंदे को उतारा। तो उसको उतारा तो उस नीचे जाके मैं उसको पूछा कि बच्चा जिंदा है, तो उसने कहा बच्चा सही है। तो उसने अपने गले से स्वापी उतारी। उस अल्लाह के फरिश्ता ने, बेचारे ने उसको स्वापी में लपेट करके उसको ऊपर लेकर आया। ऐसे हमको इसका पता चला है। कितना फुट होना हुआ था? करीब उसको समझो 80 फुट गहरा, 80-90 के बीच में। बच्चे को कोई चोट वगैरह? बच्चे को कोई चोट वगैरह नहीं है। हम सुरक्षित उसको कुएं से निकाला है, सुरक्षित उसको हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने चेक किया है, कोई चोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा खूब अच्छा है, खूब सुरक्षित है। कितना उम्र होगी बच्चे? जी, डॉक्टर का कहना था कि ये तो रात की ही डिलीवरी है। मतलब एक दिन की? हाँ जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि रात की ही डिलीवरी है। उस पर बाकायदे बच्चे के नाड़ के ऊपर वो भी लगा है, ब्लेड भी लगा है। और उसको उस पर जो कपड़ा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, दावे से तो नहीं कह सकता कि किस हॉस्पिटल की डिलीवरी है, सरकारी की है, प्राइवेट की है। बाकी इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये किसी हॉस्पिटल की ही डिलीवरी है, कि उस पर बाकायदे वो ब्लेड लगा हुआ था बच्चे के नाल पर। उस पर हॉस्पिटल का उस पर कपड़ा है और उसके पंजों के पैरों के उसके वो भी लिए हुए हैं फिंगर। किस इलाके की घटना है सर? एक नवजात बच्ची मिली है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ओके, अभी तिजारा के वार्ड नंबर 13 की घटना है, जहां अजीत पब्लिक स्कूल के पास में एक सूखे कुएं में एक नवजात, एक किसी बच्चे की आवाज़ आई है, जिसको गाँव वालों ने देखा है। एक नवजात बच्ची मिली है जो बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है, जिसका वजन 2.5 किलो है। और इस संबंध में गहनता से जांच जारी है और बालकों की सुरक्षा के संबंध में जो भी एजेंसियां हैं उनको सभी को सूचित किया जा रहा है। गहनता 84 जाट महासभा द्वारा अलवर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के अध्यक्ष बेगराज चौधरी ने बताया है कि 2 दिन पहले अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में जिले के मिनी सचिवालय में प्रशासन का अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा की गई। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर की कुर्सी नहीं लगाई गई और साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा बैठक से बाहर जाने के लिए
जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर से कहा गया। इसके बाद जिला प्रमुख बैठक से बाहर चले गए और इससे जिले के जाट समाज को अपमान महसूस हुआ और समाज के प्रतिनिधि को जो जिला प्रमुख के पद पर कार्यरत है उसको अपमानित किया जा रहा है। जो जिला कलेक्टर ने किया है, इसके लिए जिला कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से अलवर के जिला कलेक्टर पद से हटाया जाए। आज प्रेस वार्ता का जो हमारा उद्देश्य है वो 84 जाट महासभा समिति की ओर से बुलाई गई है। आप सब लोग पत्रकार बंधु प्रेस वार्ता में पधारे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे आज का जो मुख्य प्रेस वार्ता का एजेंडा है वो ये है कि 2 दिन पहले जिला प्रमुख साहब को यहाँ पर सांसद साहब ने जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जो कुर्सी नहीं लगाई गई, उसके विरोध को लेकर आज जाट समाज ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। आज ये इकट्ठे हुए हैं तो उसमें हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कलेक्टर साहब की कि एक मुख्य पद है जिले का, जिला प्रमुख का, उसको कुर्सी नहीं दी गई, उनको बैठक में कुर्सी नहीं लगाई गई और सांसद साहब ने बाद में उनको पीछे से बुलाकर दोबारा से कुर्सी लगवा कर बिठाया गया। तो समाज की ओर से ये भारी रोष है, हम इस बात की निंदा करते हैं और हम सांसद साहब को इस बात के लिए ज्ञापन देंगे। 2 दिन बाद वो आ रहे हैं अलवर, तो ज्ञापन देंगे कि कलेक्टर साहब को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और उसके बाद जो आश्वासन वो देते हैं उसके बाद समाज आगामी रूपरेखा तैयार करेगा। 2 दिन बाद तो सीएम भी आ रहे हैं, सीएम को भी अवगत करेगा? हाँ, समाज उनको भी ज्ञापन देगा, सीएम साहब को। तो आप सांसद साहब और सीएम साहब दोनों को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब भी आश्वासन दे देते हैं तो इनका ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे जिले के सम्मानित वो प्रथम नागरिक होता है जिला प्रमुख, उसको सम्मान नहीं दिया कलेक्टर साहब द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को बदला जाए और कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति लगाया जाए ताकि वो जिले को सही सुचारू रूप से चला सके। तो जिला ठीक नहीं चल रहा? समाज से बदलने पे ही सहमत है या कोई कार्रवाई भी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के सामने जिले की प्रथम बॉडी के साथ में अपमान हुआ है, जाट समाज के लिए सिर्फ अपना जो है अपमान मान रहा है या प्रथम बॉडी का अपमान मान रहा है? नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज की प्रथम मांग तो यही है कलेक्टर साहब को बदला जाए। प्रथम मांग हमारी यही, कलेक्टर साहब को यहाँ से बदला जाए जिले से। आपका नाम? मेरा खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य पर रावतसर सरकारी अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने अनूठी पहल व सेवा भावना के तहत रावतसर सरकारी अस्पताल परिसर में मरीजों व उनके साथ आए लोगों को गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से जलजीरे का वितरण करवा मरीजों को फल वितरित कर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया है। इस अवसर पर नर्सिंग कर्मियों द्वारा आधुनिक नर्सिंग की जननी और साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने उनके अतुलनीय सहयोग व जीवन पर प्रकाश डाला है। कि ठीक है नर्सिंग दिवस है, इस बार हमारे अध्यक्ष और नर्सिंग एसोसिएशन ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, जो समाज में एक संदेश जाए कि नर्सिंग कार्य के अलावा भी नर्सेज जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने जलपान और थोड़ा फल वितरण का जो है वो प्रोग्राम रखा है। इसके लिए सभी के सहयोग की आशा है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नर्सिंग वैसे नर्सिंग प्रोफेशन सबसे अच्छा प्रोफेशन है, हर जगत में बीमार की मरीज की देखभाल से लेकर समाज सेवा तक हर जगह ये नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग दिवस के दिन हमेशा आगे रहा है। हॉस्पिटल में देखो बैकबोन रहा है नर्सिंग ऑफिसर, इस पूरे सिस्टम की चिकित्सा विभाग में सबसे अच्छा और जो योगदान रहा है वो नर्सिंग ऑफिसर का रहा है। नर्सिंग तो हमने आज नर्सिंग दिवस पे स्पेशल और कुछ किया है कि समाज सेवा भी कुछ किया जाए, ताकि इसमें जलपान की व्यवस्था और केले खिलाकर मरीजों का स्वास्थ्य के प्रति वो ध्यान देने के प्रति काम के साथ साथ ये भी एक समाज सेवा शुरू की है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज CSC रावतसर पे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की रावतसर शाखा की तरफ से
यहाँ सभी मरीजों को जलपान की व्यवस्था उनके लिए की गई है नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से, और इंदौर के जो मरीज़ हैं उनके लिए, जो भर्ती मरीज़ हैं उनके लिए फल वितरण की व्यवस्था की गई है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला अलवर की कार्यकारिणी की बैठक 11 मई को पेंशनर भवन अलवर में मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनुमोदित चिकित्सालय एवं फार्मा स्टोर द्वारा RGSH का बहिष्कार करते हुए चिकित्सा सुविधा एवं दवाई नहीं दिए जाने के कारण विगत 1 माह से पेंशनर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा दबाव के अभाव में जिंदगी और मौत से जूझ रहे। वहीं मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी साझा की गई और प्रदेश व्यापी आह्वान के अंतर्गत जिला कार्यकारिणी निर्णय लिया गया है और साथ ही कि 13 मई बुधवार को 11 बजे मिनी सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। और साथ ही जिला मंत्री पेंशनर समाज अशोक शर्मा ने बताया है कि सरकार की इस विकट समस्या समाधान के प्रति मौन एवं निर्णय नहीं किए जाने के प्रति पूरी तरह से RGHS जैसी प्रभावी और जन कल्याणकारी योजना को समाप्त करने की अन्य योजनाओं में शामिल करने की प्रशंसा दिखाई देती है। तो उन्होंने बात की और इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि उन्होंने कुछ पेमेंट इनका किया और चालू कर दी गई, लेकिन फिर अब 13 अप्रैल 2026 के अंतर्गत यह पूर्णतया सारे राजस्थान में बंद कर दी गई। और जहाँ तक कि डायलिसिस की जो निरंतर आवश्यकता पड़ती है, कैंसर पेशेंट को रेगुलर आवश्यकता पड़ती है दवाओं की, BP और जो हार्ट पेशेंट है उनको रेगुलर दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पेशेंट भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस समय दवाएँ ले रहे हैं। हमारी सरकार से डिमांड है कि जो भी पेंशनर्स या कोई चिकित्सा कर्मी या चिकित्सालय दोषी है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष का पेमेंट कीजिएगा और निर्दोष को यह जो दवा और परामर्श शुल्क है इसका लाभ मिलना चाहिए और ये चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस मोड में यह चिकित्सा सुविधा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से हमारी मांग है। जो RGHS योजना इस वर्तमान परिदृश्य में लागू है, उसी परिप्रेक्ष्य में ही यह राजस्थान कर्मचारियों और पेंशनर्स को लागू रहनी चाहिए, ऐसे हम मांग करते हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इसे लागू करे, जिससे हमें आंदोलन के लिए विवश नहीं होना पड़े और सड़कों पर नहीं जाना पड़े। राजस्थान पेंशनर्स और राजस्थान कर्मचारियों के लिए जुलाई 2021 और नवंबर 2021 से RGHS योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई थी, जिसका हमें अप्रैल 2021 में 2026 से 13 अप्रैल 2026 से सभी निजी नर्सिंग होम और निजी फार्मा स्टोर के द्वारा जो ये कैशलेस सुविधा दी जा रही थी, इसको बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार को हमारा जो वर्तमान में कर्मचारी है वो पैसा कटाता है अपने वेतन से। जब हम सेवा में थे, पेंशनर सेवा में थे, तब इन्होंने अपने वेतन से RPMF के अंतर्गत प्रत्येक माह कटौती करवाई है। उसी के आधार पर यह योजना लागू की गई थी और पिछली सरकार से यह हमने पूरा आश्वासन के बाद यह स्वीकार की गई थी कि आप पेंशनर्स को कोई सुविधा, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी और यह अनवरत जारी रहेगी। यह जब गहलोत की सरकार थी तब हमारी ये योजना लागू गई थी और गहलोत साहब से हमने ये भी निवेदन किया था कि पेंशनर्स का फंड अलग कर दीजिए, क्योंकि पेंशनर्स को अपने अंतिम समय पे दवाओं की निरंतर आवश्यकता होती है और अधिक गंभीर बीमारियां भी स्थिति में पहुंच जाती हैं, इसलिए पेंशनर्स को ये सुविधा का फंड अलग कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना था कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस मद को जो पैसा आ रहा है उसको हम राजस्व मद में जमा करते हैं और जो भी जितनी भी राशि अब करीब 1 साल से RGHS के अंदर पेंशन समाज के सभी पेंशनर्स एक बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की कुछ नीतियाँ इस तरह की रही है, RGHS योजना बार बार निरंतर परिवर्तन करने से और साथ ही विगत 1 महीने से पूरी तरह से RGHS अंतर्गत जो भी अनुमोदित हॉस्पिटल्स हैं या फार्मा स्टोर्स हैं उनमें पेंशनर्स के लिए किसी प्रकार की जांच, दवाई और परामर्श की सुविधा पूरी तरह से 1 महीने से बंद है। ऐसी स्थिति में इस वृद्धावस्था पेंशनर्स कहाँ जाए, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बहुत से पेंशनर्स जो चारपाई पर हैं, जिनको समय पर दवाई उपलब्ध नहीं हो रही, परामर्श प्राप्त नहीं हो रहा है और वो बड़े दुखी इस समय महसूस कर रहे हैं। और इस बात को लेकर समस्त पेंशनर समाज में एक व्यापक आक्रोश है
एक भयंकर रोष है कि वास्तव में पूरे जीवन काल में PMRF के तहत मेडिकल रिलीफ फंड के तहत पैसा कटवाया और आज हम इस वृद्धावस्था में जब कहीं जा नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति में हमें सरकार ने इतना बड़ा धोखा दिया है कि एक महीने सरकार सूझ नहीं दे रही। बार बार सरकार को ज्ञापन दिए गए, पत्र लिखे गए और हमारे प्रदेश स्तर पर 3-4 बार इस तरह की मीटिंगें हुई कि कोई समाधान हो, लेकिन अफसोस है कि एक महीने तक के बाद भी सरकार भयंकर समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाई। अंत में प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया गया कि 13 मई को माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री वाले ज्ञापन दिया जाए और उसमें पेंशनर्स की समस्या को व्यापक रूप से उठाया जाए। राजस्थान का पेंशनर्स जो अपने सेवा काल में RPMF के थ्रू कटौती करवाई गई थी, उसी के रियम्बर्समेंट के रूप में RGHS योजना लागू की गई थी पेंशनर्स पर, और इस योजना का ही बंद करने से जो हमारा पैसा कटा वो सरकार के पास जमा है, तो उससे हमारा जो रियम्बर्समेंट, जो चिकित्सा सुविधाएं वो दी जा रही थी, उसको बंद करना हमारे ऊपर एक तरीके से धोखा और किए गए अनुबंध को विच्छेद करना है। सरकार ने चूँकि ये कैसे चालू हुई, इसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालूं कि सबसे पहले हमारे 75 के अंतर्गत 1975 में ये डिमांड उठी थी कि कर्मचारियों को तो मेडिकल रियम्बर्समेंट का प्रावधान था, लेकिन पेंशनर्स को कोई चिकित्सा का कोई प्रावधान सरकार के पास से नहीं था। तो राजस्थान सरकार को हमने डिमांड की कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमें चिकित्सा सुविधा सरकार उपलब्ध कराए, इसलिए हमने 75 में सर्वप्रथम ये मांग रखी। सन 80 के अंतर्गत हमारी इस मांग पर सरकार ने गौर किया और 80 जुलाई 81 से हमसे एक ये अनुबंध किया गया कि राजस्थान पेंशन स्कीम के कंसेशन स्कीम के अंतर्गत आपकी चिकित्सा की जाएगी, लेकिन आपके जो सेवारत कर्मचारी हैं उस सेवा के दौरान आपकी वेतन से कुछ कटौती कराएंगे। हम उस पर एग्री हो गए और हमारे मासिक वेतन से उन्होंने 2, 4, 5, 10 जो भी उन्होंने डिसाइड किया सरकार ने, वो कंट्रीब्यूशन हमारी वेतन से हर माह कटता गया। ये जब सुविधा हमें उसी समय जुलाई 81 से लागू भी कर दी, पेंशन को ये प्रावधान किया, एक मेडिकल डायरी बना दी गई थी और मेडिकल डायरी के अंतर्गत चिकित्सक उसमें परामर्श देता था। उपभोक्ता भंडार के द्वारा हमारे पेंशनर्स को दवा फ्री में मिल जाती थी। यदि कोई दवा उस उपभोक्ता भंडार पर नहीं होती थी तो NAC के माध्यम से हम उसको बाजार से खरीदता पेंशनर्स और उसको रियम्बर्समेंट के लिए ट्रेजरी में दे देता, वहाँ बिल पास हो जाते थे। यह सुविधा सन 2021 तक चली और 2021 तक किसी प्रकार का इसमें कोई व्यवधान नहीं आया। हमारे निरंतर रूप में पेंशनर लोग इस मेडिकल डायरी के अनुसार अपनी चिकित्सा परामर्श लेते रहे थे, जांचें करवाते रहे, IPD में होता तो भी उसका इलाज हो जाता था। सरकार ने जब गहलोत सरकार की 2020-21 की बात है, तब गहलोत सरकार ने से हमने डिमांड की कि चूंकि ये CGHS केंद्र सरकार में लागू है, यानी कि कैशलेस हेल्थ स्कीम है जो सेंटर में लागू है, उसी तर्ज पे हमें RGHS योजना राजस्थान में लागू कीजिए। तो गहलोत साहब ने इसको एक तरह से बहुत ही गौर किया और उन्होंने एक RGHS योजना लागू की कि जो पेंशनर 2004 से पहले के हैं उनकी जो कटौती हुई है उसके तहत हम RGHS योजना एम्प्लॉय के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी लागू कर देते हैं। साथ में उसमें MLA MP और कुछ जो राजस्थान कैडर के जो भी ऑफिसर थे, यहाँ तक कि आई। खबर बाड़मेर से है, जहां चिन्मय गोपाल ने सोमवार शाम को बाड़मेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों की शहर की साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने, सार्वजनिक स्थलों पर नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने पर निर्देश दिए। उन्होंने महावीर पार्क में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए पार्क के सौंदर्यीकरण और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। पार्क में आज मैंने भगवान महावीर पार्क का निरीक्षण किया, जो शहर बाड़मेर का मेन पार्क है। तो कई इशू सामने आए, जो लोग वॉकिंग कर रहे थे उन्होंने भी कुछ इशूज़ बताए हैं। तो सबसे पहले तो वॉकिंग ट्रैक जो है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लाइटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, बाकी प्लांटेशन वगैरह यहाँ पर ज़्यादा कर नहीं रखा है, मिट्टी खारी है तो मिट्टी ख़राब है तो फ्रेश मिट्टी डलवाने की ज़रूरत है। टॉय ट्रेन नहीं चल रही है। जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया में बहुत बेसिक झूले हैं और बेटर किया जा सकता है।
तो मैंने अभी डायरेक्शन दिया नगर परिषद को कि स्टेज वे में सबसे पहले सफाई का देख लें, क्योंकि पार्क की सफाई अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले सफाई पे काम कर लें। फिर उसके साथ साथ एक गार्ड लगाने की बात मैंने करी है, और बाकी मैंने कहा है कि ठीक है शाम को 1 घंटे ये लोग अपना फाउंटेन चला लिया करें, बाकी अब नई मिट्टी डलवा के प्लांटेशन वगैरह करवाना पड़ेगा एंड नए झूले लगवाने का काम होगा। तो एक बार में नहीं होगा, स्टेज वे में मैंने इनको कहा है करंट ऑडिटिंग शुरू करें, तो होपफुली कुछ समय में यहाँ पर व्यवस्थाएँ सुधर जाएंगी। बाकी देखते रहेंगे, अगर एक बार अच्छा हो जाएगा तो अच्छा है, शहर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैम वॉकिंग करने वाले वो लोग बता रहे थे कि आज पहली बार ये फुहारे चालू किए गए। फवाने में बता रहे हैं टेक्निकल इशू है, नगर परिषद वाले बता रहे हैं कि कोई टेक्निकल इशू है कि पानी बाहर भर जाता है, तो सबसे पहले मुझे लगता है उसको ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि फवारा चलाएं भी और बाहर पानी भर जाए तो वो बहुत बेनिफिशियल स्थिति नहीं है। तो वो भी हम टेक्निकल चीज़ चेक करवा लेंगे, उसमें क्या टेक्निकल एरर आ रहा है और उसको फिर बेटर करवा। मैम एक महिला जिम भी यहाँ पे सारे इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, लॉक लगा हुआ महिला जिम भी है, उसके साथ साथ ओपन एयर जिम भी देखा, तो कुछ चीज़ें ताले में हैं, कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं, तो काफ़ी मेजर काम होगा इस पार्क में। तभी मैंने कहा कि एक साथ नहीं होगा, ये कुछ मल्टी फेज़ में करना पड़ेगा। मैं अभी कमिश्नर साहब से रिपोर्ट ले लूँगी कि वो कौन से 10-15 चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। तो महिला जिम भी डेफिनेटली, पानी की भी देख लीजिए व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है, टॉयलेट्स की भी नहीं है, और ओपन एयर जिम इक्विपमेंट टूटा हुआ है, झूले बहुत कम है, तो कई चीज़ें हैं, एक एक करके उनको टेकअप करेंगे। मैम आप पूरे शहर का वर्णन करेंगे या सिर्फ मॉडल पार्क में? नहीं, अभी इसके बाद शहर का भी करेंगे। पूरे शहर में जो है हालत ख़राब है, कई से सड़कें टूटी हुई हैं। आमतौर पर ये समस्या ज़्यादा निकल के आ रही है कि बिजली जो है वो आपूर्ति सही नहीं होता, बिजली कटौती ज़्यादा हो रही है। देख लूँगी मैं, अभी राउंड लूँगी मैं, देख लूँगी। थैंक यू। बायतू बाड़मेर से खबर, जहां संयुक्त निदेशक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर डॉक्टर नरेंद्र सक्सेना ने मंगलवार को बायतू जिला अस्पताल का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था एवं मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया है। इस दौरान बायतू जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने अस्पताल में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा कार्य सराहनीय है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाने पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बायतू उप जिला अस्पताल बायतू में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अस्पताल परिसर में नर्सिंग कर्मियों के मरीजों की सेवा, समर्पण एवं मानवता के प्रति अपने दायित्वों को याद करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं का संदेश दिया गया। इस दौरान PMO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ अस्पताल की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हर परिस्थिति में मरीज को सेवा में तत्पर रहता है। कार्यक्रम में नर्सिंग अध्यक्ष हक्का राम सुथार और साथ ही वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी नंदराम चौधरी आदि लोग स्टाफ मौजूद रहा। बायतू उप जिला अस्पताल में अब मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल प्रशासन की ओर से आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। PMO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से अस्पताल में दोपहर 2 बजे के बाद आपातकालीन OPD की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और उन्होंने कहा है कि अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों क्षेत्र के मरीजों को बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को परेशानी का सामना बिल्कुल न करना पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, PMO बायतू। आज से हमने उप जिला अस्पताल बायतू में 2 बजे के बाद भी आने वाले मरीजों के लिए सुविधाओं में विस्तार करते हुए फार्मेसी DDC को हमने खुला रखने का फैसला किया है। साथ में खून जांच के लिए भी हमने लेबोरेटरी को भी 24/7 खुला रखने का फैसला लिया। साथ में एक्सरे भी खुला रहेगा। तो आने वाले मरीजों को अब ये सुविधा मिलेगी कि उनको बाहर से दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। दोपहर के बाद 2 बजे के बाद OPD के बाद भी आएंगे तो निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क परामर्श का लाभ उठाएं।
बाड़मेर के पुराने बिजली घर में भीषण आग, कई इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप है। बाड़मेर शहर की रॉय कॉलोनी स्थित पुराने बिजली घर में मंगलवार को पुराने बिजली मीटरों के स्टॉक में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग पुराने एवं खराब पड़े बिजली मीटरों के स्टॉक में लगी है। आग की घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। जिला स्पेशल टोक टीम द्वारा आपको बता दें कि क्रिकेट में सट्टेबाजी और साथ ही सट्टे में लगाए जा रहे पैसे। आपको बता दें टोक अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन में टोक पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने NH 52 पर स्थित भागचंद गुर्जर के फार्म हाउस पर पंजाब बनाम दिल्ली IPL क्रिकेट मैच पर लगातार किए जा रहे ऑनलाइन सट्टे पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम देते हुए IPL क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा कार्रवाई में लाइनों में करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है और साथ ही पुलिस थाना सदर टोल इलाके में 3 आरोपियों द्वारा पंजाब बनाम दिल्ली IPL मैच पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाया जा रहा था, जिसको DST टीम द्वारा सुनियोजित तरीके से पकड़ा जाकर 3 आरोपियों की मौके पर ही डिटेल कर उनको कब्जे में ले लिया गया है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।